हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसको हम राइटिंग प्रैक्टिस में उसको लेके आए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमको सोचने का टाइम नहीं रहता जब हम लिखते हैं। तो उस टाइम में वट एवर वी मतलब राइट, वो क्या है कि जो हम प्रैक्टिस किए रहते हैं वहीं से निकल के आता है। इसलिए जो प्री मेंस के बीच में जो समय हमारे पास में रहता है, उस टाइम मुझे लगता है कि नोट्स आपका पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, प्री के पहले मेंस का नोट्स। और उस टाइम पे जो मेंस का आपका नोट्स प्रिपेयर है उसको आप रिवाइज करो और आंसर लिखो, रिवाइज करो और आंसर लिखो। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। हमने बहुत सारी ऐसी कहानी से आप सभी को रूबरू कराया है, जहां हमने आपको उनके जो भी हार्डवर्क है, स्ट्रगल है, उनसे परिचय करवाया है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो तकरीबन 4.5 साल से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन प्रोसेस में है। लेकिन उनका जो ग्राफ रहा है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा है, चाहे वो यूपीएससी की बात रहे चाहे सीजीपीएससी। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में आकाश कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने सीजीपीएससी 2019 में रैंक 9 हासिल की है और सीजीपीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 2 हासिल की है। साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 427 हासिल की है। वेलकम आकाश जी टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम। आकाश जी, मैं सभी को बता रही थी कि बहुत जरूरी है, अगर आप इस एग्जामिनेशन में हैं तो अपनी गलतियों को समझे और जो आपका ग्राफ रहे वो हमेशा इंक्रीजिंगली कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे और आप समझें कि कहाँ गलती रह गई है और कहाँ सुधार की जरूरत है। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की ये 2017 में स्टार्ट हुई, जून के टाइम पे। और मैंने सोचा कि अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट मैं देता हूँ, जो कि 2018 का मेरा पहला अटेम्प्ट था। उस साल मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था और अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन उस साल हुआ नहीं। 2019 के यूपीएससी के एग्जाम में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और 2020 में फिर मेरा 427 आ गया। और आई एम एक्सपेक्टिंग आईपीएस इन दिस रैंक। एंड बाकी सीजीपीएससी की बात की जाए तो मैंने 2018 का अटेम्प्ट दिलाया था, वहाँ पास मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था उस साल। फिर 2019 में मेरा 9th रैंक आया और 2020 में मेरा 2nd रैंक आया। तो इस बीच में मैंने इम्प्रूव किया कि कौन कौन से फील्ड है जहाँ पास मैं लैग कर रहा हूँ और इसमें मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ जिससे मेरे मतलब मेंस में मेरे मार्क्स बढ़ जाएं। और मतलब प्रीलिम्स में भी जो अनसर्टेनिटी की वजह से मैं 2 बार बाहर हो गया था, जिसमें मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। तो उसमें भी मैंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। आकाश, यानी कि आपकी बात करें तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है सीजीपीएससी की, वो वर्किंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। इसीलिए पहले अटेम्प्ट में 2019 के अटेम्प्ट में रैंक 9 हासिल आपने की और 2020 में रैंक 2। क्या स्ट्रैटेजी आपने लिए अपने लिए बनाई, क्योंकि आप दोनों ही अटेम्प्ट में टॉप 10 में रहे और इस अटेम्प्ट में तो आप टॉप पर ही है। हाँ जी मैम। मैम मैंने ये चीज़ फोकस किया कि सबसे पहले मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा रैंडम और अनसर्टेन रहता है। तो थोड़ा दिमाग में ये था कि प्रीलिम्स अगर क्लियर होता है तो कुछ भी करके उस साल मेंस में इतना अच्छा प्रिपरेशन रहना चाहिए कि रैंक अच्छा आना चाहिए, इस टाइप का थोड़ा सोचा था। और क्या है कि मैं पैरेलली यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा था, सीजीपीएससी भी कर रहा था तैयारी। तो मेरे पास एक्चुअल में टाइम कम था, तो मतलब मैंने इस तरीके से मतलब स्ट्रेटजी बनाई अपने सीजीपीएससी के मेंस के एग्जाम के लिए, कि मेरे पास में जो नोट्स रहने चाहिए वो रेडीमेड रहने चाहिए, ताकि मैं मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज कर सकूं और उसको सीधे एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकूं। तो इसके लिए 2020 में क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन लग गया था, तो उस टाइम पे मुझे सीजीपीएससी के मेंस के जो टॉपिक थे उनके नोट्स बनाने का थोड़ा अवसर मिल गया, जिसमें मैं उन सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाया, जिसमें मतलब क्या है कि जो चीज़ें मेरे लिए नई थी जिसको मैंने कभी नहीं पढ़ा था, और वो सारी चीज़ें जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस के सिलेबस की स्पेसिफिक रहती है। तो इसके लिए मैंने देखा कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स रखे हुए हैं, लेकिन मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा लेंदी है और थोड़ा मेरे पास समय कम था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो उनके जो नोट्स थे उनको फोटोकॉपी कराया मैं, और फिर घर में बैठ के मैंने वैल्यू एडिशन किया। मैंने मतलब अलग अलग सोर्सेज से जो चीज़ें लिख के उन्हीं के नोट्स के ऊपर मैं मतलब मैंने ऐड की। और मैंने उन नोट्स को स्क्रूटनी करते करते बहुत क्रिस्प बना लिया था, ताकि मैं कम टाइम में इसको रिवाइज कर सकूँ। इसके लिए मैंने क्या है कि जो जैसे अलग से पेपर वाइज अगर बात की जाए तो अलग अलग पेपर के लिए थोड़ा अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी बनाई थी। जैसे पेपर नंबर 1 की बात की जाए तो पेपर नंबर 1 पे जो लैंग्वेज का सेक्शन रहता है उसको वो मेरा थोड़ा वीक सेक्शन रहता है। मुझे क्या है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा मतलब
प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने सोचा कि इसका अगर मार्क्स मेरा कम होता है तो इसको कहीं और दूसरे जगह से मतलब कवर करने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से मैंने मतलब अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग काम किया था। जो भी एस्पिरेंट्स है, यानी कि उनको पहले से समझ जाना चाहिए कि आपका क्या वीक पोर्शन है, आपको उसको एनालाइज करना चाहिए, और जो भी वॉइड्स रह गए, गैप रह गए, उसको फुलफिल करने पे पूरी मेहनत करनी चाहिए। आकाश, जी ये मैम। एग्जामिनेशन की बात करें तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन सामंजस्य है, और वो आपकी जर्नी से भी झलकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हाउ डिड यू मैनेज यूपीएससी की प्रिपरेशन, साथ ही साथ सीजीपीएससी, और ये पूरा स्मार्ट वर्क का क्या खेल चला। जी मैम। मैम, स्मार्ट वर्क बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि पढ़ाई तो सारे लोग कर रहे हैं, सारे एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, और हम मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हैं अपने सिलेबस को। लेकिन मेंस के एग्जाम में थोड़ा ये देखा जाता है कि मुझे ये लगता है कि ज्यादा ये मैटर करता है कि हम चीजों को वहां पास कितना रेप्लिकेट करते हैं, कितना रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी आंसर कॉपी पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मतलब सीजीपीएससी के मेंस के एग्जाम के लिए कि यहाँ पास हमको क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जगह थोड़ा कम दिया रहता है। तो इसलिए क्या है कि नोट्स इस तरीके से बनाया जाए कि 8 नंबर के जो आंसर्स होते हैं ना उनके हिसाब से हम नोट्स बना लें, ताकि उनको हम 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में उसको कंसाइज कर सकें। या फिर क्या है कि जैसे कि 15 मार्क्स के या 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके लिए उसको हम एक्सपांड भी कर सकें। तो इसलिए हमारा हर एक टॉपिक का जो नोट्स रहना चाहिए वो 8 मार्क्स के, जो मतलब जो क्वेश्चन रहता है जिसके लिए हमको 10 लाइन लिखने के लिए देता है, उसके हिसाब से हमारा नोट्स नोट्स होना चाहिए। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जैसे कि दोनों बार जो रिटर्न के मार्क्स थे, मेंस के मार्क्स थे, मैं 2019 में टॉप 3 में था और रिटर्न के मार्क्स में, और 2020 में टॉप टॉप 4 में था। तो मैं मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब अभी मार्क्स देखने के बाद ये समझ आया कि मेरी स्ट्रेटेजी जो थी कि मतलब जैसे कि एक लाइन में एक पॉइंट लिखना है, अगर 10 लाइन दी है तो 10 पॉइंट लिखना है, 15 लाइन दी है तो 15 पॉइंट लिखना है। तो मतलब जितना ज्यादा पॉइंट लिखेंगे हम उतने ज्यादा डायमेंशंस को कवर करेंगे, और उसके अलावा क्या है कि उतनी ज्यादा हम इंफॉर्मेशन और फैक्ट वहां पास दे पाएंगे। अगर किसी दूसरे एस्पायरेंट से अगर क्या है कि दो चार फैक्ट या 2 4 इन्फॉर्मेशन अगर हम ज्यादा देते हैं तो ये चांसेस है कि हमको 1 या 1.5 नंबर हर क्वेश्चन में ज्यादा मिलेगा। और क्या है कि अगर सारे पेपर में अगर हम बाकी एस्पायरेंट से 15 नंबर या 20 नंबर ज्यादा पाते हैं तो हो सकता है कि हम उनसे मतलब क्या है कि ये जो एवरेज जो कट ऑफ रहता है उससे 100 नंबर ऊपर चले जाएं। ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए क्या है कि मतलब अलग अलग पेपर का जो अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाया था। जैसे कि जो ऐसे ऐसे का पेपर था तो उसमें ये था कि हर एक जो 7 8 जो टॉपिक थे जो कि न्यूज में चल रहे थे, इंडिया वाले सेक्शन के और छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन के, सारे टॉपिक्स के लिए मैंने जो बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज होते हैं उनके जो कोट्स होते हैं और जो छोटे छोटे एनेक्डोट्स होती हैं, कहानियां होती हैं जिससे हम इंट्रो से चालू कर सकते हैं, तो उनको अलग अलग मैंने टॉपिक वाइज बना लिया था, कंपाइल कर लिया था। और हर एक टॉपिक का मैंने डेटा शीट बना लिया था कि डेटा डेटा को वहां पास डाला है, ताकि हम हर एक पैराग्राफ में जो भी हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं उनको हम डेटा के थ्रू सब्सटेंटिएट कर सकें। तो ये ऐसे के लिए किया था, और ऐसे का जो प्रिपरेशन था वो मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद में स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम तक हमको करंट अफेयर्स के टॉपिक क्लैरिफाई हो जाते हैं कि इस कौन से टॉपिक को हमको प्रिपेयर करना चाहिए जो एग्जाम में फंस सकता है। और इसके बाद अगर GS3 की बात की जाए, सॉरी पेपर 3 की बात की जाए, तो वहां पास सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का जो भी सेक्शन था, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, इकोनॉमी की सेक्शन था, ज्योग्राफी का सेक्शन था, या फिर आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन था छत्तीसगढ़ का। तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें थी, जैसे कि वृहद संदर्भ की किताब, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी की किताब। तो मुझे क्या है कि ये सारी किताबें काफी लेंदी लगी, और मेरे पास समय कम था क्योंकि मैं यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहा था। तो इसलिए जो एक हरिराम पटेल की किताब आती है वो किताब मतलब मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगी, क्योंकि उस किताब में सारे सेक्शन दिए हुए हैं और सारे सेक्शन पॉइंट फॉर्मेट में दिए हुए हैं, जिसे हम कम टाइम में ज्यादा मतलब मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के एग्जाम हो चाहे मेंस के एग्जाम हो। तो मैंने उस किताब को 5 6 बार पढ़ लिया था, मतलब मुझे फैक्ट काफी ज्यादा याद हो गए थे। और ये था कि जैसे पेपर 3 का पार्ट 3 हो गया, पेपर 4 का जो सॉरी पेपर 5 का पार्ट 1 हो गया, या पेपर 6 का पार्ट 3 हो गया, जो मतलब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहता है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर। तो उसमें जो कुछ भी वहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं वो हरिराम पटेल की जो किताब है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशियंट। क्योंकि हमारे पास में वहां पास लिखने के लिए जगह कम है, नॉलेज ज्यादा रहता है लेकिन जगह कम रहता है। तो वॉट एवर मतलब द पॉइंट्स और द नॉलेज वी हैव, उसको हमको वापस रिप्रोड्यूस करने के लिए वो किताब मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कम समय में जल्दी रिवीजन हो सकता है उस चीज का। और मेरा थोड़ा फोकस ये था कि उस चीज के ऊपर फोकस किया जाए जो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे।
तो इसलिए छत्तीसगढ़ के सेक्शन के लिए मैंने वो किताब उठाई। अदरवाइज जो पेपर नंबर 4 है, जिसमें कि साइंस का जो सेक्शन है, जो काफी ज्यादा लेंदी है, तो उसके लिए जो मेरे फ्रेंड्स का जो नोट्स था, उसमें मैं वैल्यू एडिशन किया। वो नोट्स मेनली उन्होंने एससीईआरटी की जो किताब आती है 10th क्लास की, उससे बनाया था। फिर मैंने उसको जो एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड किताब है, उससे टॉपिक वाइज बहुत सारे उसमें एड ऑन किए, वैल्यू एडिशन किया, डायग्राम्स वगैरह डाले, छोटे छोटे टॉपिक के पॉइंट बना के पेजेस उसमें ऐड किए। मैंने एक अपना खुद का नोट्स ऐसा बनाया था कि मैं उसको इतने बार पढ़ सकूं ताकि मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकूं। और मैथ्स का जो सेक्शन था, उसके लिए मैंने एग्जाम के पहले प्रैक्टिस की थी, एमसीक्यू मतलब एप्टीट्यूड वगैरह बनाने की। इसके बाद फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक का जो सेक्शन था, वो यूपीएससी के प्रिपरेशन के थ्रू मेरा स्ट्रांग था, तो वहाँ पर उसके लिए एज सच क्या है कि अलग से मुझे काम करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन उसके लिए भी क्या है कि हमको एनसीईआरटी की किताब उठानी चाहिए, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड सोर्स होता है। और मैम, अगर पेपर 5 की बात की जाए, तो उसमें सीजीपीएससी 2019 और सीजीपीएससी 2020 दोनों में मेरा हाईएस्ट मार्क्स आया है। एक बार 133 आया, एक बार 140 नंबर के आसपास आया। तो उसमें एक चीज समझ आया कि इकोनॉमिक सर्वे का जो मैं नोट्स बनाया था, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे का, और छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे का जो नोट्स बनाया था, तो उसमें जो बहुत सारे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो डेटा कलेक्ट किए थे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें डेटा लिखना है, और पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्मेट में डेटा लिखना है, पाई चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, बार बार डायग्राम बनाना है इकोनॉमी के सेक्शन में, तो ताकि वो आंसर इंप्रेसिव लगे, बाकी लोग से अलग लगे। इसके ऊपर काम काफी ज्यादा किया था। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का सेक्शन था, इंडिया की ज्योग्राफी का, और छत्तीसगढ़ पीएससी के छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के सेक्शन में था। तो उसके लिए ये था कि किसी भी ज्योग्राफी के सवाल में बिना डायग्राम बनाए उस सवाल को मतलब लिखना नहीं है, डायग्राम हर जगह रहेगा। तो ये वाला जो काम किया था, इसलिए उसमें शायद मैं भी हाईएस्ट मिल गया है। और पेपर 6 की बात की जाए, तो फिलोसफी और सोशियोलॉजी मेरे लिए काफी ज्यादा नया था। तो वो जो नोट्स बनाया था, जो यूजीसी नेट की किताब आती है, उसमें उससे फिलोसफी का जो नोट्स बना हुआ था फ्रेंड का, उसमें काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन किया था मैंने। अलग अलग जो इंडियन फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स, और जो एथिक्स का सिलेबस था, उसको यूट्यूब से मतलब बहुत सारे वीडियोस देख के वैल्यू एडिशन किया था, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार हो जाए और वो बार बार हम उसको रिवाइज कर सकें। और सोशियोलॉजी का सेक्शन था, वो भी मैंने अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग वेबसाइट से बनाया था। और मैम, अगर मैं पेपर 7 की बात की जाऊँ, जो कि मुझे पर्सनली सीजीपीएससी का सबसे बेहतरीन पेपर लगता है वो, क्योंकि वो मतलब डायनेमिक है, काफी ज्यादा डायनेमिक है। तो उसमें जो पार्ट 1 था, जिसमें स्कीम्स पूछी जाती है भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो स्कीम्स करंट अफेयर का पार्ट होती हैं, जिसको हम प्रीलिम्स के टाइम पढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स के टाइम में जो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन आता है ईयरली वाला, तो उसी को मैंने मेंस के लिए भी बचा के रखा था, कि मेंस में भी ये पूछेगा, इसको यहीं से पढ़ के जाना है। क्योंकि एक चीज को हम एक जगह से पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहती है। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सेक्शन है उसका, उसको क्या है कि जो जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, सारे टॉपिक के एक पेज के नोट्स बना लिए थे। और जो पार्ट 3 उसका, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर स्कीम्स वगैरह पूछी जाती हैं, तो उसमें मैं सोच के रखा था कि हर एक जो टॉपिक है, उसका आधा आधा पेज से ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है। और उसके अलावा सबसे एक स्मार्ट वर्क वाली जो, अगर इसमें बात की जाए, तो उसमें बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज या काउंसिल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो उसमें सबका जो विजन हो गया, सबका मिशन हो गया, और सबका फंक्शन हो गया, ये क्या है कि इसमें ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो उसमें बहुत सारे जो कीवर्ड होते हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना, या फिर रिसर्च करना, डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजों कीवर्ड का एक लिस्ट बना लिया, ये सोच के कि हर जगह पॉइंट में घुमा फिरा के यही चीजें लिखनी है, क्योंकि कॉमन रहती हैं सारी चीजें। तो ये वाला जो काम वहां पर किया गया था। इसके अलावा जैसे जो मतलब जो सेक्शन में ये पूछा जाता है कि वुमेन से रिलेटेड इश्यूज हो गया, या फिर मतलब गर्ल चाइल्ड रिलेटेड एजुकेशन स्कीम्स हो गया, या फिर दिव्यांग लोग से रिलेटेड स्कीम्स हो गया, वनरेबल सेक्शन से रिलेटेड एजुकेशनल स्कीम्स हो गया। तो इन सारी चीजों के लिए जो विजन आईएएस का जो स्कीम्स वाला जो एक पीडीएफ आता है, तो वहां से नई नई जो स्कीम्स थी वो सारे को मैंने निकाल लिया था। तो मतलब अल्टीमेटली ये कहना चाहूंगा कि मेरा जो नोट्स था वो बहुत सारे सोर्सेज का कंपाइलेशन था, जिसको बनाने में भले समय लगा शुरुआत में, लेकिन रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगा। तो इसी कारण मतलब ज्यादा मल्टीपल टाइम रिवाइज हुआ, और फिर मैंने कोशिश की कि एग्जाम में उसको पॉइंट फॉर्मेट में रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करूं। तो मैंने किया, तो अब मार्क्स आए, तो देख के लग रहा है कि वो काम कर गया। सर, आपने बात की कि बहुत जरूरी है ये समझना कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया है, उसको डिमांड के हिसाब से रेप्लिकेट करना। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन लिमिटेड समय में, लिमिटेड स्पेस में किस तरीके से टू योर बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी आप आंसर लिख सके। जी मैम, अभी जिस हिसाब से मतलब टाइम कम रहता है, प्री और मेंस के बीच में समय बहुत कम रहता है, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, उसको हम राइटिंग प्रैक्टिस में उसको लेके आए। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमको सोचने का टाइम नहीं रहता जब हम लिखते हैं।
उस टाइम में व्हाटएवर वी मतलब राइट, वो क्या है कि जो हम प्रैक्टिस किए रहते हैं वहीं से निकल के आता है। इसलिए जो प्री मेंस के बीच में जो समय हमारे पास में रहता है, उस टाइम मुझे लगता है कि नोट्स आपका पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, प्री के पहले मेंस का नोट्स। और उस टाइम पे जो मेंस का आपका नोट्स प्रिपेयर है उसको आप रिवाइज करो और आंसर लिखो, रिवाइज करो और आंसर लिखो, ताकि आपके राइटिंग स्किल में आपके जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, डायग्राम है, वो पहले से प्रिपेयर हो जानी चाहिए। और जो कुछ भी हम फैक्ट या डेटा या डायग्राम बाहर से देख रहे हैं, तो उसको हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इसको मैं कहाँ यूटिलाइज कर पाऊंगा। अगर हम पहले से सोचे रहते हैं कि इसको मैं ऐसे टाइप के आंसर में लिखूंगा, तो ही एग्जाम में वो चीज याद आती है, अदरवाइज वो याद नहीं आती, क्योंकि एग्जाम के बीच में सोचने का टाइम नहीं रहता है। तो ये चीज मैं कहूंगा कि हमको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर तो मतलब हम जो लिखते हैं उसके ऊपर मिलता है। आकाश जी, ये भी हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि करंट अफेयर्स के लिए कितने सोर्सेज रेफर करने चाहिए, तो आपने कैसे करंट अफेयर्स को कवर किया था? मैम, मैंने देखा कि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, जैसे कि सीजीपीएससी प्री के लिए इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है और मेंस में करंट अफेयर्स कम आता है। तो प्री के टाइम पे मैंने देखा कि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कंपाइलेशन आए रहते हैं, जो ईयरली कंपाइलेशन रहते हैं, वो आए रहते हैं। तो मैंने उनमें से एक मटेरियल उठाया था, सीजीपीएससी प्री के टाइम पे एक बीके नायक का मटेरियल आता है करंट अफेयर्स का, तो उसको उठाया था। मुझे वो कंपाइलेशन बाकी लोगों के कंपेरिजन में थोड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि इसी किताब को मतलब बार बार पढ़ना ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू मल्टीपल सोर्सेस उठाना। क्योंकि हम सारी चीजें पाने के चक्कर में मतलब रिवाइज नहीं कर पाते हैं, ये मेरे को लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने एक किताब उठाई थी और उसी को प्री के लिए ही रखा था, उसी को मेंस के लिए भी रखा था। जी मैम। आकाश जी, हमने प्रीलिम्स, मेंस और जो भी वैल्यू एडेड मटेरियल्स है किस तरीके से यूज करना है, हम सेशन के एंड में आ चुके हैं। कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहेंगे? मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, जैसे कि जो बेसिक चीजें एग्जाम में रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो वो हमको स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल के थ्रू हमको मिल जाता है, जो कि मार्केट में किसी भी स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा। लेकिन हमको हर एक टॉपिक में हम उस टॉपिक का क्या एक्स्ट्रा चीज लिख सकते हैं, जैसे कि लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो टॉपिक कौन से सेक्शन का है। जैसे कि हिस्ट्री हो गया या फिर स्टैटिक कोई पोर्शन हो गया, तो वहाँ पास हमारे पास में इसका स्कोप थोड़ा कम रहता है। लेकिन जैसे इकोनॉमी वाला जो डायनेमिक सेक्शन हो गया, तो उस समय पे हमारे पास में काफी स्कोप रहता है कि हम वैल्यू एडिशन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमको हर साल नए डेटा मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे के या फिर बजट के। तो वहाँ पास जो कुछ भी नए डेटा हमको मिल रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उनको मतलब जियोग्राफी मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट में या फिर बार डायग्राम या पाई चार्ट के फॉर्मेट में हम उसका क्या है कि कुछ प्रेजेंटेशन अच्छा मतलब दिखा सकें। तो ये एक वैल्यूडेशन होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार जो टेस्ट सीरीज वाले अपनी वेबसाइट पे अच्छे अच्छे जो आंसर्स कॉपी टॉपर्स के डालते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह के, तो वहां से उनकी कॉपी को डाउनलोड करके उससे भी हम अच्छे अच्छे मटेरियल मतलब कंपाइल कर सकते हैं। तो वो भी क्या है कि वैल्यू एडेड मटेरियल हो जाता है। और रही बात करंट अफेयर्स के लिए, मैंने जो पहले कहा था वही मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ रिफरिंग टू मल्टीपल सोर्सेस, वी मस्ट स्टिक आवर सेल्फ एंड रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स, revise it multiple times, and try to reproduce in test series and also in the final mains examination. थैंक यू सो मच आकाश जी फॉर स्पीकिंग टू अस। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बताया अपनी जर्नी पे, और किस तरीके से अपने आप को खुद से बेहतर बनाना है हर एक सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में। थैंक यू, एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ एंड गुड लक।